दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दीपदान कहानी को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीपदान कहते किसे हैं। देखो, दीप होता है दिया, कुछ इस तरह का होता है, और इस दिए को जब हम पानी में छोड़ते हैं ना, उसे कहा जाता है दीपदान। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1536 में राजस्थान के चित्तौड़ इलाके की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। देखो, चित्तौड़ के बादशाह थे महाराणा सांगा, लेकिन अब महाराणा सांगा स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और उनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है उदय सिंह। विक्रमादित्य थोड़ा मौज मस्ती करने वाला इंसान है, उसको पहलवानी करने का बड़ा शौक है, अपनी मस्ती में रहता है। उम्र में बड़ा है विक्रमादित्य। उदय सिंह उम्र में छोटा है, 14 साल का भोला भाला लड़का है, इतनी ज़्यादा उसको समझ नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बच्चों की माँ भी गुजर चुकी हैं और इन्हें पाल पोस के बड़ा किया है धाई माँ ने। धाई माँ कहते हैं उस औरत को जो दूसरे के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। तो इन बच्चों की धाई माँ कौन है? इन बच्चों की धाई माँ है पन्ना। समझ में आ गया आपको? बच्चों के माँ बाप नहीं है, जो कुछ भी है इन दोनों बच्चों की वो इनकी धाई माँ है। और धाई माँ इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपनी सगी औलाद जैसे ख्याल करती है दोनों का। दोस्तों कहानी में और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं कैरेक्टर्स को जोड़ दूंगा और आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में बता दूंगा। स्टार्टिंग में सारे कैरेक्टर्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। थोड़ी सी कहानी आगे चलने दो। तो कहानी शुरू होती है उदय सिंह से। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और धाई माँ को आवाज़ लगाता है, धाई माँ, धाई माँ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन फिर पन्ना जो कि धाई माँ है वो अंदर से आती हुई पूछती है, क्या हुआ कुंवर? उदय सिंह से पूछती है, क्या हुआ, आवाज़ क्यों लगा रहे हो? फिर उदय सिंह को देखकर कहती है, अरे शाम हो गई और तुमने अपनी तलवार अभी तक मयान में नहीं रखी। मयान कुछ इस तरह का होता है, तलवार को मयान में रखा जाता है। तो पूछती है उदय सिंह से कि अब तो शाम हो गई है, तलवार को मयान में क्यों नहीं रखा अभी तक? दोस्तों उदय सिंह अभी बच्चा है, मैंने आपको बताया, इतना बड़ा नहीं हुआ। शाम हो गई लेकिन तलवार से खेल रहा है। और वो कहता है धाई माँ से कि देखो ना धाई माँ, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना धाई माँ, माँ चलो ना, देखो ना। दोस्तों तुलजा भवानी भगवान हैं और भगवान के सामने लड़कियाँ नाच रही हैं, गाना गा रही हैं। तो उदय सिंह धाई माँ से ज़िद कर रहे हैं कि आप भी चलो ना, देखते हैं लड़कियों को नाचते हुए गाते हुए। पन्ना कहती है, मेरे बेटे मेरे लाल, मैं नहीं देख सकूंगी। उदय सिंह फिर जिद करने लगते हैं, नहीं दाई माँ चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना फिर मना करती है ये कहते हुए, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह कहते हैं, क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो उन लड़कियों को बहुत देर तक देखता रहा और वो लड़कियां भी मुझे बहुत देर तक देखती रहीं धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ धाई माँ। पन्ना कहती है, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा के छोटे बेटे सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है और इसीलिए तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना इस सवाल पर उदय सिंह को जवाब देती हैं, कहती हैं कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक हो। कुल दीपक कहते हैं जो फैमिली को आगे लेके जाता है। महाराणा सांगा के बाद उनकी गद्दी पर उदय सिंह बैठेंगे तो उदय सिंह महाराणा सांगा के कुल दीपक हुए, उनकी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कहती हैं कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, कुल दीपक हो महाराणा सांगा के। उदय सिंह कहते हैं, कुल दीपक? अगर मैं दीपक हूँ तो कहीं तुम मुझे दान में न दे देना धाई माँ। वो नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वो दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचता धाई माँ, चलो ना धाई माँ चलो ना, तुम उनका दीपक देख लो ना। जिस तरह से उनके दीपक नाच रहे हैं वैसे ही वो भी नाच रही हैं। दोस्तों मैंने आपको दीपदान का मतलब बताया था, जब दीपक को पानी में छोड़ा जाता है उसको दीपदान कहते हैं। अब उदय सिंह जब सुनते हैं कि धाई माँ उनको कुल दीपक कह रही हैं तो वो कहते हैं कि अगर मैं दीपक हूँ तो मुझे दान में मत दे देना। और वो जो लड़कियां हैं ना वो दीपक की तरह से नाच रही हैं, तुम चलो ना, देखते हैं ना। पन्ना भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है और कहती है कि मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर।
उदय सिंह को अब गुस्सा आ गया और वो रूठ गए और उन्होंने कहा, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। पन्ना कहती है, रूठ गए कुंवर, रूठने से ये राजवंश ये बादशाहत नहीं चलती है, जाओ आराम करो जाके। देखो तुम्हारे कपड़े पर धूल जम गई है, पूरे दिन तुम तलवार से खेलते रहे हो, अब थक गए होंगे, जाओ बेड पर सो जाओ जाके, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी, जाओ सो जाओ आराम करो। उदय सिंह रूठी हुई आवाज़ में कहते हैं, तब तो मैं तलवार के साथ में ही सो जाऊंगा। पन्ना कहती है, अभी इसका समय नहीं आया है कुंवर, लेकिन हाँ, बाद में वो समय आएगा जब तुम्हें चित्तौड़ की रक्षा में कई कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अभी समय नहीं आया है तलवार के साथ सोने का, लेकिन बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें रात को भी तलवार के साथ सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूठी हुई आवाज़ में कहते हैं, तुम्हें तलवार से डर नहीं लगता जो बार बार तलवार रखने को कहती रहती हो। पन्ना कहती है, तलवार से डर? डर कैसा? चित्तौड़ में तो तलवार से कोई भी नहीं डरता कुंवर। जिस तरह से लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है हाथों में। चित्तौड़ में कोई नहीं डरता तलवार से बेटा। उदय सिंह अभी भी रूठी आवाज़ में बात करते हुए कहते हैं, अब तो तुम मेरा मन बहलाने लगी हो, तुम नाच देखने नहीं जाती हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। चलो मैं अकेला जा रहा हूँ नाच देखने, मत आओ तुम, मैं अकेला जा रहा हूँ। पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, तुम रात में कभी भी अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं बेटा, कहीं भी तुम्हें डस सकते हैं। मतलब कहना चाह रही है कि बेटा बहुत सारे दुश्मन हैं हमारे, इस तरह से रात में अकेले मत जाओ, कोई भी दुश्मन हमला कर सकता है यूं अकेला देखकर। उदय सिंह पूछते हैं, सांप? कैसे सांप? पन्ना कहती है कि तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, खाने के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह कहते हैं, नहीं माँ, आज ना तो मैं खाना खाऊंगा और ना ही मैं अपने बेड पर सोऊंगा। और ये कहते हुए उदय सिंह चले जाते हैं। पन्ना रोकने की कोशिश करती है, सुनो कुंवर सुनो, चले गए। पन्ना अपने आप से बातें करते हुए कहती है, कुंवर का तो रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, चलो कोई नहीं, मना लूँगी। अब ये नाच गाना दीपदान इसी सब से चित्तौड़ की रक्षा होगी क्या? चित्तौड़ में ये सब बहुत हो चुका है और अब तो बनवीर का राज्य है। दोस्तों, अब आपको एक नए कैरेक्टर से मिलवाना है जिसका नाम है बनवीर। महाराणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज और पृथ्वीराज का बेटा है बनवीर। समझ में आ रहा है आपको? उदय सिंह का कज़न है बनवीर। दोस्तों, बनवीर दासी बेटा है पृथ्वीराज का। दासी बेटा मतलब पृथ्वीराज ने किसी दासी के साथ में, किसी नौकरानी के साथ में संबंध बनाए होंगे और उसी दासी से, उसी नौकरानी से जन्मा बनवीर। समझ में आ रहा है ना आपको? पृथ्वीराज और नौकरानी ने जो संबंध बनाए होंगे ना, उस नौकरानी को एक बेटा हुआ जिसका नाम है बनवीर। बनवीर 32 इयर्स का मर्द है और ये बहुत ही मक्कार इंसान है, खलनायक है, इस कहानी का दुश्मन है। बनवीर चाहता है कि महाराणा सांगा का बेटा उदय सिंह जान से मर जाए ताकि चित्तौड़ का राजा बनवीर खुद बने। देखो, फिलहाल उदय सिंह छोटे हैं, इस वजह से बनवीर ने राज्य को संभाल रखा है, लेकिन जब उदय सिंह बड़े हो जाएंगे, उन्हें अकल समझ आ जाएगी, बाजुओं में ताकत आ जाएगी, तो फिर उदय सिंह ही राजा बनेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि उदय सिंह नादान है, इसलिए बनवीर ने राज्य को संभाल रखा है। समझ में आ रहा है आपको? दोस्तों, अब कहानी में एक किशोरी आती है। किशोरी कहते हैं जवान लड़की को। तो किशोरी आके धाई माँ को प्रणाम करती है। पन्ना पूछती है, कौन है? किशोरी कहती है, मैं हूँ सोना, मेरा नाम सोना है और मैं रावल स्वरूप सिंह की बेटी हूँ। कुंवर उदय सिंह जी कहाँ पर हैं? पन्ना कहती है कि उदय सिंह थक चुके हैं और वो सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। किशोरी ने अपना नाम सोना बताया था, तो किशोरी धाई माँ से कहती है, उदय सिंह सोना चाहते हैं? तो मैं भी तो सोना ही हूँ। यह कहकर वो हंसने लगी। पन्ना किशोरी को झटकते हुए कहती है, चुप रह सोना। कुंवर उदय सिंह नाराज़ होकर सोने चले गए। तुम लोग कुंवर उदय सिंह को नाच गाने की ओर खींचना चाहते हो। सोना कहती है कि क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोग ने दीपदान किया और जी भर के नाचे, खूब नाचे। कुंवर उदय सिंह भी तो हमारे नाच को खूब देर तक देखते रहे और मैं भी उदय सिंह को देखकर खूब नाची, खूब नाची। उदय सिंह को हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। पन्ना को अपने पैरों को नचाते दिखाती है किशोरी
कहती है ये देखो पैरों की चाल, और पैर में बंधे घुंघरू बजने लगते हैं। पन्ना कहती है बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की नहीं होती ना। पन्ना को गुस्सा आ रहा है और वो धमकी दे रही है कि रावल जी की बेटी है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ तुझे। किशोरी कहती है तो फिर क्या करती, कटार झोंक देती क्या। दोस्तों कटार कुछ इस तरह का होता है, चाकू जैसा। तो किशोरी कहती है कि अगर मैं रावल जी की बेटी नहीं होती तो क्या कटार झोंक देती मुझ में। किशोरी आगे कहती है कि धाई माँ, तुमने उदय सिंह के आगे तो अपने असली बेटे चंदन को भी भुला दिया है। उदय सिंह तो तुम्हारे दिल में इस तरह से समाये हुए हैं जैसे मानो कोई कटार को उसके कवर में रखता हो। जिस तरह से चाकू का मयान कवर खोखला होता है ना ताकि उसमें चाकू आ जाए, वैसे ही तुमने अपने दिल को खोखला कर दिया है ताकि उसमें उदय सिंह भर जाएं। अपने असली बेटे चंदन को तो तुम भूल ही चुकी हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पन्ना का असली बेटा चंदन है। चंदन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चंदन कहानी में आगे आएगा। तो किशोरी कहती है कि तुम तो उदय सिंह के प्यार में इतना डूब गई हो कि तुम्हें अपने असली बेटे चंदन का कोई ख्याल ही नहीं है, उसको तो तुम भूल ही गई हो। तो पन्ना कहती है किशोरी से कि ये कविता रहने ही दे, तू जानती नहीं है क्या कि बनवीर का राज्य है। किशोरी कहती है ओहो बनवीर, उन्हें बनवीर नहीं श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वो खूब हाथी घोड़े के झूल लेकर आए थे। दोस्तों जो कपड़ा पहनाया जाता है ना हाथी घोड़ों को, उसको झूल कहा गया है। तो हाथी घोड़ों का खूब सारा कपड़ा, खूब सारा झूल लेकर आए थे, और वो हमारे लिए भी एक रेशम की झूल लेकर आए थे। और उस रेशम की झूल को जब हम सर पर ओढ़ के नाचते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो मकड़ी के जाले के आर पार चांद की किरणें बाहर आ रही हों। मतलब कहना चाह रही हैं कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, और जब वो जाली वाला रेशम का कपड़ा बांध के नाचती हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे उस जाली वाले कपड़े में से चांद की रोशनी झलक रही है। घुमा फिराकर अपनी तारीफ़ कर रही है और कहना चाह रही है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। पन्ना कहती है कि तुम बहुत नाचती हो, बनवीर की बहुत कृपा है तुम पर। सोना कहती है द्रौपदी की चीर की तरह कृपा है। द्रौपदी का चीर हरण अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें उनका कपड़ा एंडलेस था, निकले जा रहा था, कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। तो घुमा फिरा कर कह रही है सोना कि एंडलेस कृपा है बनवीर की, बहुत ज़्यादा कृपा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतनी कृपा है मेरे ऊपर बनवीर की। अच्छा सोना ना कभी सीधी बात नहीं कर रही है, घुमा फिरा कर हमेशा उल्टा जवाब देती है। और आगे कहती है सोना कि आज सुबह बनवीर ने मुझे बुलाया और मुझसे कुछ कहा, अगर आप बुरा नहीं मानोगी तो मैं आपको बताती हूँ। पन्ना कहती है कि मैं क्यों बुरा मानूंगी। इसके बाद सोना कहती है कि बनवीर ने मुझसे कहा सुबह बुला के, महल में धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़ मतलब रुकावट। तो हंसते हुए मज़े लेते हुए कहती है कि बनवीर तो कह रहे थे कि धाई माँ रुकावट बन के अरावली पहाड़ बन के बैठी हुई हैं महल में। अब क्योंकि धाई माँ अरावली पहाड़ बनी हुई हैं तो तुम लोग बनास नदी बन के बहो, खूब नाचो गाओ। दोस्तों राजस्थान में ना अरावली पहाड़ हैं और उन अरावली पहाड़ों के नीचे से बनास नदी बहती है। बनवीर किशोरी से आगे कहता है कि वैसे तो आज कोई त्यौहार नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। एक आर्टिफिशियल कुंड बनवाया था बनवीर ने, मयूर पक्ष कुंड। तो कहता है कि तुम दीपदान करो, कोई त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी दियों को जलाओ, त्यौहार मनाओ, जश्न मनाओ। और ऐसा दीपदान करो, ऐसे दियों को छोड़ो पानी में जैसे लगे कि बहुत बड़े समुंदर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे बादल पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। मतलब खूब धूमधाम से जश्न करो, खूब दियों को जलाओ, खूब नाचो गाओ। पन्ना ये सब सुन के कहती है बड़ी उमंग में हो आज, बड़ी खुश हो। सोना फिर घुमा के जवाब देती है और कहती है कि दियों के साथ मेरे अंदर भी रोशनी आ गई है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी दिवाली की तरह रोशन हो गई है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। पन्ना ये सुन के कहती है तो यही त्यौहार मना रही हो तुम। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो सोना जो है ना वो बनवीर की बहुत बड़ी सपोर्टर है, और पन्ना बनवीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो तो उदय सिंह अभी भोले हैं, बच्चे हैं, इसलिए बनवीर ने गद्दी को संभाल रखा है, मैंने आपको बताया था। लेकिन बनवीर का कोई हक नहीं है राज्य को चलाने का।
अब सोना यहाँ पर आके घुमा घुमा के बातें कर रही है, कहना चाह रही है पन्ना से कि बनवीर के राज्य में सब कुछ बहुत बढ़िया है, तुम भी बनवीर को सपोर्ट करना शुरू कर दो। पन्ना ये बात समझ गई है, वो समझ रही है कि किशोरी क्या कहना चाह रही है, तो इसलिए उसने भी घुमा के पूछा है कि क्या तुम यही त्यौहार मना रही हो, मतलब तुम बनवीर के राज्य में खुश हो। अब किशोरी कहती है मैं क्या, सभी लोग ये त्यौहार मना रहे हैं, अगर कोई है जो नहीं मना रहा वो तुम हो, तुम्हें छोड़ के सभी मना रहे हैं धाई माँ। पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, एक बोझ हो तुम, पहाड़ बनने से क्या ही होगा। और अगर तुम नदी बन गई तो फिर तुम्हारे बोझ भी पत्थर उठा लेंगे। नदी में देखा होगा ना आपने, जहाँ से नदी शुरू होती है वहाँ पर पत्थर होते हैं, पत्थरों में से निकल रही होती है नदी, और पत्थर बोझ को संभाल लेते हैं ऊपर के पहाड़ के। तो घुमा फिरा कर ये कह रही है कि तुम भी हमारी तरह से नदी बन जाओ, पहाड़ मत बनो, बोझ मत बनो, हमारी तरह नाचो गाओ, बनवीर को अपना लो, और अगर तुम बनवीर का साथ दोगी ना, हमारे जैसी हो जाओगी तो तुम बहुत खुश रहोगी। किशोरी थोड़ा सा ना शायराना अंदाज में, पोइटिक अंदाज में बयां करती है धाई माँ को कि तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम बनवीर को अपना लोगी। लेकिन पन्ना को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पन्ना कहती है कि बनवीर की कृपा ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना कहती है कि धाई माँ, पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं, रेसलिंग में पागल हैं, राज्य पर कोई ध्यान नहीं है, पागल ही तो हैं। महाराणा विक्रमादित्य उदय सिंह के बड़े भाई हैं, और मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि वो राज्य को संभालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो अपनी पहलवानी में और मौज मस्ती में लगे रहते हैं। किशोरी आगे कहती है कि महाराज बनवीर भी महाराणा विक्रमादित्य की दोस्ती में पागल हैं, इनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती है कि महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य के उस कमरे में भी जा सकते हैं जहां सिर्फ रानियों को इजाज़त होती है जाने की। मतलब कहना चाह रही है कि महाराणा विक्रमादित्य और महाराज बनवीर की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, और यही आनंद महाराज बनवीर का पागलपन है। और सारा नगर, पूरा शहर आज के त्यौहार में पागल है, और धाई माँ तुम भी कुंवर उदय सिंह के प्यार में पागल हो, और मैं मेरी कुछ ना पूछो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ, तुम चाहे जो कहो। हाँ तो कुंवर उदय सिंह कहाँ पर हैं? दोबारा से उसी बात पर आगे, जिस काम के लिए वो आई थी कुंवर उदय सिंह को लेने, तो आखिर में पूछती है कि चलो ये सब बातें हो गई, लेकिन ये बताओ कुंवर उदय सिंह कहाँ पर हैं? दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये कहानी समझ में आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने की। दोस्तों, पन्ना सोना से कहती है कि कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वो तो बहुत थक गए होंगे, अब तो वो सो रहे होंगे, तुम जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम्हारा पागलपन कम हो जाए, जो जश्न तुम मना रही हो ना वो कम हो जाए यहाँ पर रहने से, तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। सोना कहती है मेरा पागलपन? धाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़ के कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़ के कभी वापस लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी दोबारा कली बने हैं, सब आगे बढ़ते रहते हैं ना। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम हमेशा एक सी रहती हो, और तुम्हारा पागलपन भी हमेशा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सावंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, लेकिन जो भी बनूँगी कुछ बढ़कर ही बनूँगी। और तुम धाई माँ, तुम तो सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। मतलब कहना चाह रही है कि हर चीज़ ग्रो हो रही है, हर चीज़ आगे बढ़ती है, हर चीज़ की प्रोग्रेस होती है, लेकिन सिर्फ तुम हो जो वहीं पर अटकी हुई हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है। पन्ना कहती है कि सोना, मुझे किसी से कोई जलन नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में जीवन जा रहा है मेरा, यही मेरे लिए भाग्य की बात है। मतलब मैं राज्य की सेवा कर रही हूँ, इसी में खुश हूँ, और यही मेरे लिए सौभाग्य है। सोना कहती है भाग्य? भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ, ये नूपुर मेरे पैरों में पड़ी हैं, इन पैरों में पड़े घुंघरुओं का भी भाग्य है। मेरे पैरों की चाल से ये भी गीत गाते हैं, यही इनका भाग्य है। ये घुंघरू मेरे आने से पहले ही मेरे आने की खबर पहुंचा देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि मैं आ रही हूँ, तो वह भी इन घुंघरुओं का भाग्य है।
और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये घुंघरू चुप हो जाते हैं। भाग्य तो सभी का होता है धाई माँ। तुम नगर में उत्सव मनाने नहीं आ रही हो, मत आओ। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। सोना कहती है कि अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, छोड़ो, मुझे क्या। दोस्तों, पन्ना सोना से पूछती है कि क्या मेरे उत्सव में आने का या ना आने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? बनवीर से रिलेटेड है क्या मेरा जाना या ना जाना? मैं आपको बता दूं, पन्ना यहाँ पर सोना के दिल की बात को जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि बनवीर और सोना के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। ये लोग क्यों उदय सिंह को और मुझे उत्सव में इतना ज़ोर देकर बुला रहे हैं। तो पूछ लेती है कि क्या मेरा उत्सव में जाना या ना जाना बनवीर की इच्छा से है। सोना फिर उल्टा जवाब देती है, कहती है कि फूल कुछ कहता है क्या? फूल तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन हाँ, फूल अपनी सुगंध को भेज देता है। ऐसे ही दीपक भी कुछ नहीं कहता, लेकिन पतंगे अपने आप आ जाते हैं दीपक पर। पतंगे कहते हैं कीड़ों को। ना तो फूल कुछ कहता, लेकिन सुगंध बता देती है फूल की, और ना ही दीपक कुछ कहता, लेकिन फिर भी दीपक पर कीड़ा आ जाते हैं। मतलब बनवीर के कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आ गई हूँ, तुम समझ जाओ, खुद समझ जाओ। जिस तरह से फूल कुछ नहीं कहता, दीपक कुछ नहीं कहता, उसी तरह से बनवीर के भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पन्ना कहती है कि मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना ये सुन के कहती है तो कुंवर को भेज देती। कुंवर उदय सिंह को तो कोई आग ना छू सकती। पन्ना कहती है कैसे भेज देती उदय सिंह को? इतने आदमियों के बीच में उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं, एक वही तो हैं राजगद्दी पर बैठने के लिए, राज्य को संभालने के लिए। उनकी जान बहुत कीमती है। महाराणा रतन सिंह 3 साल ही राज करके सूर्यलोक चले गए, उनकी डेथ हो गई। विक्रमादित्य भी बनवीर की चालाकियों से ज़्यादा दिनों तक। पन्ना अपनी बात कह ही रही होती है कि तभी सोना बात काटते हुए कहती है, धाई माँ, तुम विरोध की बातें करती हो। दोस्तों, धाई माँ कहना चाह रही है कि महाराणा रतन सिंह राज कर रहे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी 3 साल में ही। और विक्रमादित्य की बस की बात नहीं है कि राज्य को संभाल सकें, वो बनवीर की चालाकियों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बस अब एक ही उजाला बचा है, उदय सिंह। उसकी जान को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत करनी होगी। दोस्तों, अभी तक तो पन्ना सोना की बातों को चुपचाप सुन रही थी, उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं था। लेकिन अब पन्ना तीखी ज़ुबान में बात करेगी। पन्ना कहती है कि आंधी में आग की लपट तेज़ होती है सोना, और तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे घुंघरू बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए 2 बुलबुलों की तरह बिना कोई सूचना दिए फूट जाएंगे। चित्तौड़ कोई नाच गाना रंग रांग की ज़मीन नहीं है, जौहर की ज़मीन है, कुर्बानियों की खून की ज़मीन है। यहाँ चित्तौड़ में आग की लपटें नाचती हैं। सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं नाचती, आग की लपटें नाचती हैं यहाँ पर। मतलब कहना चाह रही है कि जो तुम बातें कर रही हो ना कि मेरी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा और प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी, सुख और सुहाग की जो बातें कर रही हो ना तुम, एक झटके में पलट जाएंगी। एक झटके में बुलबुले फूट जाएंगे, आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी एक दिन। जो घुंघरू पहन के तुम इतरा रही हो ना, ये घुंघरू भी बिखर जाएंगे। चित्तौड़ कोई नाच गाने की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर जौहर होता है, यहाँ पर कुर्बानियाँ, यहाँ पर खून बहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जौहर के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये जौहर कुंड है। इसमें लकड़ियों को डाल के आग को जलाया जाता था, और महल की सभी औरतें, चाहे वो बच्चियाँ हों, जवान हो, बूढ़ी हों, वो सब इस आग में कूद जाती थीं। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि दुश्मन के हाथों औरतों की इज्जत को बचाया जा सके। आपने रानी पद्मावती के जौहर के बारे में तो सुना होगा। तो पन्ना भी अब कड़क आवाज़ में बात कर रही है सोना से, कहती है कि तोड़ो ये घुंघरू, बनवीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है। जो इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, ये ना पूरी होने वाली इच्छाओं की चिंगारियाँ अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी। पन्ना कहना चाह रही है कि जो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं ना, जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं तुम्हारी, ये चित्तौड़ की आंखों में खटकेंगी। मतलब ऐसा काम मत करो कि तुम अपनी मातृभूमि की आंखों में पत्थर बन के चुभो। तुम ये जो नाच गाना कर रही हो ना, जश्न कर रही हो,
इससे मातृभूमि खुश नहीं होगी, चित्तौड़ की ज़मीन खुश नहीं होगी इससे। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। पन्ना आगे कहती है कि ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना। हवन कुंड कहते हैं उस जगह को जहाँ पर हवन होता है, पूजा पाठ होती है। तो हवन कुंड तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन कहती है कि ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी इच्छाओं की आग है ना, जो स्वार्थी बनी हुई हो तुम, स्वार्थी इच्छाएं हैं तुम्हारी, इनकी आग हवन कुंड को भी जला देंगी, हवन कुंड को भी नहीं छोड़ेंगी। इस आग को बुझा दो। तुम्हारे इस त्यौहार, इस जश्न की चित्तौड़ को आदत नहीं है। चित्तौड़ में ये सब नहीं होता। चित्तौड़ नहीं जानता इस तरह के जश्न मनाना। चित्तौड़ का त्यौहार तो आत्म बलिदान है, खुद को कुर्बान कर देना है। चित्तौड़ में तो मातृभूमि के गीत गाए जाते हैं, देश प्रेम के गीत गाए जाते हैं। उन गीतों को सुनो और समझो। चित्तौड़ में ये सब नाच गाना नहीं होता, ये सब जश्न नहीं होता है। सोना सब कुछ सुन रही होती है और नरम आवाज़ से कहती है, समझ लिया धाई माँ, ठीक है। पन्ना कहती है, ठीक है तो फिर यहाँ से जाओ। देखना कहीं इस त्यौहार के पीछे कोई मक्कारी ना हो। बनवीर से पूछना इस जश्न का, नाच गाने का क्या मतलब है, क्यों कर रहा है वो ये सब। सोना कहती है, ये सब जश्न त्यौहार क्यों मनाए जा रहे हैं, ये सब तो मेरे समझ में नहीं आएगा धाई माँ। पन्ना कहती है कि तुम्हारे बस का तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी इतनी सी बात समझ में ना आए तो जाओ यहाँ से, जाओ। जैसा हो रहा है उसके मज़े लो, जैसी हवा बह रही है उसी हवा में बहो, जो हो रहा है उसको करो। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। दोस्तों, इसके बाद सोना धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है और उसके पैरों में बंधे घुंघरू धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई देते हैं। पन्ना अपने आप से कहती है, अंधेरी रात और ये मौज मस्ती, जश्न, नाच गाना, शहर के सभी लोग इस जश्न में डूबे हुए हैं और कुंवर उदय सिंह को बुलाया जा रहा है जश्न में, इतना ज़ोर दे के बुलाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पन्ना को शक है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। दोस्तों, मैं आपके सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन ये नाटक काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस नाटक को 2 या 3 पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप आगे की कहानी जान सकोगे। या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।